डेटा या फैक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बच्चों के लिए टैकल करना सबसे मुश्किल होता है। उसी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन मैड है, एज यू नो। कल हमने पहला मैड टेक्निक डिस्कस किया टू सॉल्व, टू टैकल सच क्वेश्चंस, स्पेशली जब वो करंट अफेयर से आते हैं। और पहला मैड टेक्निक हमने कल देखा। आज हम उसी कड़ी में सेकेंड मैड टेक्निक जो है वो सीखेंगे व्हेन इट कम्स टू डेटा स्पेसिफिक या फैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। कल वाला क्वेश्चन को मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ साथ अगर दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो डेटा स्पेसिफिक हैं या फैक्ट स्पेसिफिक हैं, तो उस केस में क्या होगा, आउट ऑफ दोज टू एक करेक्ट होगा और दूसरा इनकरेक्ट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हो तो पहला स्टेटमेंट गलत है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इससे हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। सो क्या है समरी, अगर डेटा स्पेसिफिक मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है और अगर दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसमें डेटा है तो एक करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट होगा। अब उसी तर्ज पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी दो डेटा या फैक्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है जो कि इस क्वेश्चन को पढ़ के हम समझ सकते हैं अच्छे से। पहला स्टेटमेंट है, भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विथ अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। एक फैक्ट है या डेटा कह लो। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, वाइल ए चिन पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। लॉजिक सेम है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन वो जो है वो एक मतलब सेम लॉजिक है एंड सेम लॉजिक पे कंपैरिजन की गई है। एक में 4 है फैक्टर और दूसरे में 2 है। यहाँ पे डेटा स्पेसिफिक दोनों स्टेटमेंट हैं, बट सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, 2 डेटा पॉइंट्स हैं ऑन द सेम लॉजिक। और ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानना है। ठीक है, जिसमें 2 डेटा पॉइंट्स हो ऑन द सेम लॉजिक। एक चीज और समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट को देखो, भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विथ अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। अब कई बच्चे बोलेंगे इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, एनी वन। देखो एनी वन तो यूज किया गया है, ठीक है, बट ये गलत नहीं है। क्यों? भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विथ अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। एनी वन विथ अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी यूपीआई एनेबल बैंक अकाउंट है उनको ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एवरीवन कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए मैं सेपरेटली टेक्निक बताऊंगा जो कि सत्यम सर से सीखा है, लेकिन अभी के लिए हम डेटा स्पेसिफिक टेक्निक सीख रहे हैं। पहला टेक्निक आपने देखा, इसी में हमने एलोबरेट किया और समझा कि 2 डेटा पॉइंट्स अगर एक सेम स्टेटमेंट में हो और वो 2 डेटा स्पेसिफिक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो तो उस केस में सेकेंड स्टेटमेंट का गलत होना मैक्सिमम उसके चांसेस हैं। ठीक है, समझ गए? हम इसे पीवाईक्यू के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। इसी तरीके से कल देखेंगे तीसरा डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन, तीसरा पैटर्न, और उसको डील करने के लिए क्या टेक्निक हमें चाहिए वो हम सीखेंगे। चलते हैं आज के करेंटली के आर्टिकल्स पे। टोटल हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं और 5 आर्टिकल जो है वो पीवाईक्यू बेसिस पे हैं। हम पीवाईक्यू भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं थीम्स के बेसिस पे, एंड क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए करंट अफेयर्स में उसे भी समझेंगे। ठीक है, पहला आर्टिकल आपके सामने में है, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट। इसको हम समझेंगे क्या है, इसका क्या यूटिलिटी है, और उसके पहले वी हैव दिस 2 पीवाईक्यूज। 2011 का है जो कि जीडीपी ग्रोथ मतलब सेम थीम है, एंड दूसरा 2015 का है। तो ये 2011 और 15 के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसे करंट बेसिस पे आंसर करें। ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा 2011 के बेसिस पे ही और 2015 के बेसिस पे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको कोशिश करेंगे आज के समय में जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन का, जो स्टेडीली इंक्रीज हुआ है जीडीपी। ठीक है, क्या हुआ है ऐसा इन लास्ट 5 years, 2020 से 25 मान लो, आपको बताना है।
ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years, ये भी बताना है क्या ऐसा हुआ है, कितने सही है कितने गलत हैं आपको तय करना है. सेकेंड क्वेश्चन है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टीडली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड. यहाँ पे 5 साल था, अब 4 साल के बाद जो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है तो वो डेकेड कर दिया है. तो रियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टीडली इंक्रीज किया है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है. एंड दूसरा स्टेटमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड. ये भी आपको बताना है सही है कि गलत है. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले रियल जीडीपी ग्रोथ हम देख लेते हैं लास्ट 10-12 ईयर्स का, जो ये हमारे पास इस आर्टिकल के अंदर 2012-13 में रियल जीडीपी ग्रोथ 5% के आसपास था, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज करने लगा, एंड देन कोविड आया और कोविड के समय में रियल जीडीपी ग्रोथ जो है -5.8% पे चला गया, एंड देन फिर वो इंक्रीज करता है. और आज के समय में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है वो है 7.4%. तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट. ये क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं. फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है वो करंट फिजिकल ईयर में हमने कितना अचीव किया है, मतलब चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो या हम जो फिजिकल डेफिसिट का हमने टारगेट तय किया था वो कितना है एक्चुअली में फॉर द फर्स्ट 7-8 मंथ्स. यूजुअली FAE जनवरी मंथ में रिलीज किया जाता है. कौन करती है? NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और मिनिस्ट्री जो है आपको पता है स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो फर्स्ट 7-8 मंथ्स में हमारा कितना ग्रोथ रहा है और फिजिकल डेफिसिट एंड और जो पैरामीटर्स है उस पर हम कितने खरे उतरे हैं, जितना हमने प्रोजेक्ट किया था और एक्चुअली में हमने कितना अचीव किया है वो ये बताती है. फर्स्ट एस्टीमेट एडवांस एस्टीमेट के बाद सेकेंड एडवांस एस्टीमेट भी आती है, फरवरी के लास्ट मंथ में ये आएगी. एंड द लास्ट वन विल कम प्रोविजनल एस्टीमेट्स, एंड ये आएगा मई में, मतलब जब ये फिजिकल ईयर खत्म हो जाएगा तब ये आएगा. ठीक है, सो अब ये जो ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है ना वो ग्रोथ रेट थोड़ा सिग्निफिकेंट है इस टर्म में कि ग्लोबली अगर देखो तो टर्मोइल है, वॉर हो रही है, अगेन वेनेजुला का स्टार्ट हो गया. वैसे ये तो पहले का ही डेटा है, बट ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है ना, रशिया यूक्रेन या इजराइल का जो चल रहा था, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपके एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ने लगते हैं. वही ऑयल जो है सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है. तो और जो मतलब कि मार्केट है उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती जितना आप चाहते हो, बहुत सारी फैक्टर्स हैं. तो हम उम्मीद कर रहे थे ऐसा होना चाहिए था कि भारत शायद इतना ग्रो ना कर पाए, मतलब हम स्केप्टिकल थे हमारे टारगेट को लेकर, बट फॉर्चुनेटली हमने अच्छा अचीव किया है. एंड इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है ऑयल प्राइसेस जो है ना वो 60 बैरल के आसपास है. ठीक है, भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है कि जितना ऑयल प्राइसेस जो है वो कम रहेगा, हम हमारे लिए ग्रो करना सबसे ज़्यादा ईजियर होगा. ठीक है, यही है इस आर्टिकल में. अब ये 2 क्वेश्चन जो है हम लास्ट में आंसर मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा. 2 स्टेट सॉल्यूशन कई बार आपने सुना होगा, इसका आंसर भी आपको पता होगा. आउट ऑफ 4 कंट्रीज ना आपको बताना है. सिंपल है, आपको पता है मिडिल ईस्ट में 2 मतलब कि कंट्रीज कह लो या 2 स्टेक होल्डर्स कह लो, इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में लास्ट 70-80 ईयर्स से चल रहा है लगातार, और इस बीच में वो बहुत बढ़ गया था. ठीक है, खास करके पैलेस्टीन के साइड से जो हमास है उसके और इसराइल के बीच में. अब उसके लिए एक इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए था, सीज फायर हो सके, तो गाजा पीस प्लान आया, जो कि एक फेज वाइज तरीका है जिसे डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रपोज किया, एंड फिर इसे यूएन रिजोल्यूशन के थ्रू पास कराया गया और इस पर काम हो रहा है. एंड एक परमानेंट जो एंड गोल है दैट इज 2 स्टेट सॉल्यूशन. और 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है कि इजराइल एंड पैलेस्टीन दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे पीसफुली. ठीक है, जिसे भारत या दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज सपोर्ट करती है. ठीक है, अब इस कॉल में मतलब कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने कॉल किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एंड बायलैटरल रिलेशन पे तो बात हुई ही, गाजा पीस प्लान पे भी बात हुई. ठीक है, सो उसमें क्या डेवलपमेंट्स है नेतन्याहू साहब ने बताया हमारे प्राइम मिनिस्टर को. ऑल्सो जो इनका लास्ट ईयर होने वाला था इंडिया में विजिट, जो नहीं हो पाया, तो वो इंडिया भी आ सकते हैं. तो ये भी है अपडेट, बट PYQ के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया. आगे बढ़ते हैं. 3rd आर्टिकल है फर्स्ट डिजिटल सेंसस कह लो, फर्स्ट कास्ट सेंसस कह लो पोस्ट इंडिपेंडेंस. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है.
ऑल्दो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा कोई थीम नहीं है, जैसे कि आप स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में देखते हो कि सेंसस के रिगार्डिंग उस पार्टिकुलर स्टेट या भारत के जो डेटा होते हैं उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट यूपीएससी में ये एक फिक्स पैटर्न नहीं है। बट लगातार ये न्यूज़ में है और न्यूज़ में बहुत सारे न्यू रीजन्स की वजह से है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछे। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हो कि पहला स्टेटमेंट है बिटवीन सेंसस जो 1951 में हुआ था और 2001 में हुआ था, ठीक है, इस बीच में डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज करती है भारत की। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है 1951 से लेके 2001 के बीच में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन का वो डबल हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताना, मैं लास्ट में बताऊंगा। इसमें अगर आंसर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब डेटा स्पेसिफिक और पुराना है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, बहुत रेलिवेंट नहीं है, तो इसीलिए गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यूपीएससी कुछ ऐसे होते हैं ना करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन बनाता है, ऑल्दो वो रिपीटेड थीम्स पे नहीं बनाता बट बना देता है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। सो जो सेंसस है जो रिसेंट होने वाला है, एंड 8th सेंसस है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड 16th सेंसस ओवरऑल इंडिया का है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया से ही आपको पता है सेंसस स्टार्ट हो चुका है, तो ये बहुत मायनों में यूनिक है। ये पहला डिजिटल सेंसस है, ये पहला कास्ट सेंसस है पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंड वन मोर थिंग, एनुमरेशन, सेल्फ एनुमरेशन का भी ऑप्शन है इस सेंसस में। क्या होता है सेल्फ एनुमरेशन? एक होता है कि ऑफिसर्स सेंसस वाले वो आपके घर आते हैं, डिटेल्स लेके जाते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डिजिटली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके अपने घर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है जो मांगा जा रहा है वो दे दो पहले ही। तो जो ऑफिसर्स आपके घर आते हैं जनगणना करने वो मतलब वो नहीं आएंगे, फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो ये ऑप्शन इस बार इसमें इंक्लूड किया गया है सेल्फ एनुमरेशन का, तो इस वजह से भी ये यूनिक होता है। सेंसस जो है 2 फेजेस में होगी एज ऑलरेडी अनाउंस्ड, और नोटिफाई कर दिया गया है कि पहला जो सेंसस का फेज होगा वो 1 अप्रैल दिस ईयर से स्टार्ट होगा एंड September 30, 2026 तक चलेगा, ठीक है। एंड फेज 2 जो है हमारा फरवरी 2027 में होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 69 में सेंसस आता है, और सो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो तय करे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, उनको लॉ बनाना है, ठीक है, डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बात कर चुके हैं, जो सेल्फ एनुमरेशन का टाइम है ना 15 डेज बिफोर HLO स्टार्ट्स, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, इस पे भी हम बात करेंगे। जो HLO होगा फर्स्ट फेज में, उससे पहले 15 दिन पहले आप सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके। अथॉरिटी कौन है सेंसस का? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड वर्क फोर्स कितने लगेंगे? 30 लाख एनुमरेटर्स इसमें होंगे एंड ऑफिशियल्स, मतलब 30 लाख प्लस लोग इसको करेंगे पूरा प्रोसेस। HLO क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस दैट कलेक्ट्स डेटा ऑन हाउसिंग कंडीशंस एंड हाउस होल्ड एसेट्स, नॉट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है उस पर जो ध्यान है वो सेकेंड फेज में दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में आपके हाउसिंग कंडीशंस, हाउस होल्ड एसेट्स के बारे में आपसे पूछने आएंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। यही है, चलते हैं हम 4th आर्टिकल में। सिंपल है, एलिपो जो है न्यूज़ में है, एलिपो पे यूपीएससी प्लेसेस इन न्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 में, जो आपके सामने है, देख लीजिए। आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शंस में से। एलिपो सीरिया में है, किरकुक यमन में है, मोसूल पैलेस्टीन में है, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में है। ये आपको तय करना है, ठीक है, कौन सा आंसर सही आपको बताना है। सो सिंपल है, आपको पता होगा सीरिया में अल बसद की गवर्नमेंट थी जिसे हटा दी गई, ठीक है। अभी US बैक्ड गवर्नमेंट है और कुर्दिश ग्रुप है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगातार। तो एलिपो में ये हो रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। न्यू क्लैशेस बिटवीन सीरियन फोर्सेस एंड कुर्दिश फाइटर्स, ये जो स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से एलिपो न्यूज़ में। ये सीरिया रहा, और आपको पता है मेडिटेरियन सी के आसपास के कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। टर्की, साइप्रस, ये रहा लेबनान, ये रहा इजराइल, ठीक है, जॉर्डन, इराक, और ये तो टर्की ही है, ठीक है। तो ये सीरिया है, कैपिटल आपको पता है डेमस्कस है, और लगातार कॉन्फ्लिक्ट में ये मिडिल ईस्ट में रह रहा है। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये आर्टिकल है, और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है जो हमारे लिए काम आएंगे।
तीन चार ऐसी 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने यूपीएससी मेंस में भी। 5 ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अच्छे भी हैं और उसमें जो इश्यूज हैं वो भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज समटाइम्स इन न्यूज, एनडीसी कह लो टू बी प्रिसाइज, ये न्यूज में रहता है। अब क्यों है, ये 2016 का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ठीक है, 6th क्वेश्चन ऑफ द डे पीवाईक्यू का। सो इस आर्टिकल में ना कंपैरिजन किया गया है, हमने जो एनडीसी दैट इज नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, जिसे हर 5 साल पे आपको उस पर अपडेट देनी पड़ती है, और ये पेरिस एग्रीमेंट में स्टार्ट किया गया था कि कंट्रीज अपने हिसाब से जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाएंगी, किस तरीके से वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसे टैकल करेंगी, आपके डिस्क्रिप्शन पे रखा गया, और ये सीबीडीआर प्रिंसिपल पे था। तो भारत ने 3 चीजें का कमिटमेंट किया था, उन 3 चीजों में हम कहाँ खरे उतरे हैं और इश्यूज क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर आर्टिकल है। ओके, चलते हैं हम एमिशन इंटेंसिटी की बात करें। देखो, एमिशन इंटेंसिटी पे हमने कमिटमेंट किया कि हम बाय 2030, जो पहला एनडीसी गोल कह लो हमारा यही था कि बाय 2030 2030 तक 2005 के बेस लाइन पे हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 33 से 35% हम डिक्रीज करेंगे। एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है कि सिंपल शब्दों में समझो सॉरी, हाउ मच अ कंट्री emits CO2 टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। आप एक इकोनॉमिक मतलब एक अपने डोमेस्टिक करेंसी में कह लो कितना आप इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, क्रिएट करना चाहते हो, उसमें आपका CO2 एमिशन कितना हो रहा है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने 36% जो है वो कम कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमने जो तय किया वो हमने कर लिया। बट इसमें इशू क्या है कि डिस्पाइट एफिशिएंसी गेन्स, टोटल एमिशन जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन कितना एमिट कर रही है उसमें हम 3rd नंबर पे हैं दुनिया में, चाइना, यूएसए एंड देन इंडिया। तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एमिटर है, रीजन है हमारी पॉपुलेशन, एंड पर कैपिटा अगर एमिशन की बात करें तो उसमें हम बहुत कम है, लेकिन फिर भी तीसरे हैं दुनिया के। तो ये एक सच्चाई है। सेकेंड, सो मीनिंग ग्रोथ इज क्लीनर बट ओवरऑल पोल्यूशन इज हायर, ये सच्चाई है, ये निकल के आता है। ठीक है, नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी। सो इसमें अचीवमेंट क्या है और इशू क्या है हम देखेंगे वन बाय वन। नॉन फॉसिल सोर्सेस फॉर्म 45% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का सिंपल मतलब होता है पोटेंशियल हमारी कितनी है, मतलब कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल हम कितना मतलब कि जो हमारी जो हमने इंस्टॉल किया पावर, ठीक है, जनरेशन का, तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल कितना अचीव कर पाते हैं। तो नॉन फॉसिल सोर्स में हमारा 45% के आसपास हो गया है। ठीक है, और पेरिस टारगेट जो हमने एनडीसी के अंदर लिया, आई थिंक 40% है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमें 2030 तक अचीव करना था, ये भी हमने अचीव कर लिया। लेकिन इशू क्या है कि एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 22% ही हो रहा है। 22% ही हो रहा है का मतलब क्या है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो आप मैक्सिमम पोटेंशियल दिखा रहे हो, 45% नॉन फॉसिल जो है आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेशन का, बट जो एक्चुअली आप 22% ही कर रहे हो। ठीक है, सो कैपेसिटी तो आपने ऐड कर लिया, बट कोल स्टिल डोमिनेट्स द पावर सप्लाई। तो 22% अगर नॉन फॉसिल कर रहा है तो मैक्सिमम कौन कर रहा है, कोल कर रहा है। कोल से एमिशन होता है ना सबसे बड़ा, तो यही है कारण। रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो सोलर कैपेसिटी हमने 3 गीगावाट जो 2014 में हुआ करता था उसे 110 गीगावाट 2025 में कर लिया। बस सोलर की बात हो रही है अभी। सो इशू क्या है, रेन्यूएबल पावर इज इंटरमिटेंट एंड लिमिटेड बाय स्टोरेज एंड ग्रिड गैप्स। इंटरमिटेंट का क्या मतलब होता है, हम सोलर जो पावर है वो सन पे डिपेंड करता है ना, तो ये रुक रुक के आती है, मतलब डिपेंड करता है, सन अगर आया तभी ये आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि रेगुलर है, कंटिन्यूअस है। तो रेन्यूएबल पावर क्या है, इंटरमिटेंट है, एंड अगेन स्टोरेज एंड ग्रिड जो है गैप्स, वो भी एक इशू है हमारे लिए। ठीक है, सो फास्ट एक्सपेंशन तो हम कर रहे हैं बट सिस्टम नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब फुल आउटपुट, ये दिक्कत है हमारे पास। कोल डिपेंडेंस हम स्पेशली बात करेंगे।
सो अचीवमेंट क्या है, शेयर ऑफ कोल इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, जो हमने ऊपर भी देखा कि इंस्टॉल कैपेसिटी में 45% नॉन फॉसिल वाला हमने देखा, लेकिन अभी भी कोल स्टिल अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड मोस्ट जनरेशन। जो पावर जनरेशन है उसमें कोल 50% के आसपास अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक्चुअली तो हम बस 22% ही नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज फॉरेस्ट कार्बन सिंक, जिसका हमने कमिट किया था कि बाय 2030 2.5 बिलियन से 3 बिलियन जो टन्स होगा CO2 का, हम फॉरेस्ट कार्बन सिंक बनाएंगे। अचीवमेंट क्या है, 2.29 बिलियन टन हमने कर लिया ISFR का जो रिपोर्ट है 2023 तक, लेकिन टारगेट जो है वो 2.5 से 3 बिलियन का है बाय 2030 और प्रोग्रेस बहुत स्लो है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने 0.4 या 5% ही ऐड किया है 2005 से अभी तक, तो हम बहुत स्लो हैं इसमें, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉरेस्ट कवर इंक्लूड्स प्लांटेशंस। हाँ, एक और इशू है, फॉरेस्ट कवर का जो आपने डेफिनेशन दिया है वो भी बहुत बड़ा इशू है। एक होता है फॉरेस्ट कवर एंड दूसरा ट्री कवर होता है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, दोनों ना जो ट्री के पैचेज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन होना चाहिए फॉरेस्ट कवर के लिए, ठीक है। और कितनी कैनोपी है वो जरूरी नहीं है कि कितना हो, लेकिन ट्री कवर के लिए आई थिंक 10% कैनोपी है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर में आपने क्या किया, कोकोनट वगैरह को भी इंक्लूड कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा कार्बन सिंक नहीं हो सकता है, क्योंकि कैनोपी कम है और प्रॉपर ट्री कह लो जो इतने लिप्स होते हैं वो होते नहीं है उसमें। तो कार्बन सिंक क्लेम्स आर कंटेस्टेड, वो भी एक इशू है जो भारत जो क्लेम कर रहा है। तो यही है पूरा मामला। आपने इनसे बहुत मतलब इस आर्टिकल से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। NDC हमने देखा, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, NDC का प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इसका बी होगा 6 का। 5th का जो है देखो, एलिपो सीरिया में है, हम तो हमने पढ़ ही लिया। किरकुक एंड मोसुल इराक में है, न्यूज़ में रहता है लगातार। एंड मजार शरीफ अफगानिस्तान में। तो 1st एंड 4th सही है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, बिटवीन सेंसस 1951, ये जो स्टेटमेंट है ना पहला गलत है। आई थिंक ट्रिपल नहीं हुआ था, 2.78 के आसपास हुआ था, तो ये गलत है। एंड बिटवीन सेंसस 1951 ये भी 2 से डबल नहीं हुआ था, 2 से कम ही था। सो पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, इसमें गलती हुई तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता इसके बारे में बहुत ज़्यादा। इसमें इजराइल होगा, हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, 3 का बी। और इन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। In the context of Indian economy, consider the following statements. The growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोविड के समय में 5.8 माइनस हो गया था, तो स्टेडली इंक्रीज की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो माइनस में भी हम जा चुके हैं, गलत है ये। द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा, देखो पर कैपिटा GDP से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो पर कैपिटा पे भी माइनस में अगर जाएगा तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों गलत है। असली आंसर जो इसका है ये यही है, 2011 में भी दोनों गलत हैं, अभी भी ये दोनों नीदर ही होगा। और स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत ही होते हैं, डिपेंडिंग, लेकिन कभी कभी इम्पैक्ट मतलब कि जब एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करो तो हो सकता है वो सही हो, ठीक है। जैसे द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, ये अगेन वही है, चाहे रियल हो, हम देख चुके हैं माइनस में गया तो ये भी गलत हो गया, लास्ट डेकेड में 1 साल ऐसा आ गया तो हो गया गलत। एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। देखो इसमें क्या कह रहा है कि GDP जो है ना, चाहे ग्रोथ रेट 5.5% हो या 2.3% हो, बट बढ़ तो रही है ना, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रही है, लेकिन अगेन इस 2015 के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही थी, माइनस में कभी नहीं आई थी, बट भारत ने कोविड के समय में ऐसा देखा, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, कि माइनस में आ गई। तो जितना नेट मार्केट प्राइस पे GDP था टोटल, वो घट गई थी इन द ईयर, इन दिस फिजिकल ईयर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों में नीदर होगा, दैट इज डी।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल नए टेक्निक पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके कंटिन्यू वर्ड लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।